स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के कुछ मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव मेन क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण के उपयोग से मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आपके डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन है अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है उत्तल दर्पण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों को, मरीज के दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकंड ऑप्शन है उत्तल लेंस, थर्ड ऑप्शन है अवतल एवं उत्तल दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी मेन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस, ये जो दो लेंस होते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, ये सारे लेंस में से कौन सा लेंस जो है जिन्हें हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए, जो उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तब क्वेश्चन नंबर 3 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पक्षमाभि, सेकंड ऑप्शन है परितारिका, थर्ड ऑप्शन है नेत्र लेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है रेटिना। तो देखिए, पुतली का जो साइज होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना का वर्क होता है। ठीक है, तो जो पुतली का साइज है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है रेटिना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सेकंड ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, थर्ड ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष एंड फोर्थ ऑप्शन है मोतियाबिंद। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा नेत्र में होने वाला कौन सा ऐसा दोष है जिसमें उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जब जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि यानी जरा दूरदर्शिता होती है, तभी हम उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का उपयोग करके बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और देखिए, जो जरा दृष्टि दोष में लेंस का इस्तेमाल होता है उस लेंस को बाइफोकल लेंस कहते हैं। जो बाइफोकल लेंस होते हैं उसमें अवतल एवं उत्तल दोनों टाइप के लेंस पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, सेकंड ऑप्शन है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों को एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब को आपका पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो हम कि दर्पण की किस फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। यानी कि हम कहाँ पे रख के दर्पण के किस केंद्र पर, किस बिंदु पर रख के आपका हम उसकी फोकस दूरी को निर्धारित करेंगे जो आपका पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। पर्दे और प्रतिबिंब और आपके जो दर्पण के बीच की दूरी को हम ज्ञात करने के लिए किस स्थान पर अपना बिंब रखेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। था स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम दर्पण द्वारा किसी बिंब को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब को प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सेकंड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एंड फोर्थ है आपका 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पहचानने में काफ़ी आसानी पड़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा आपका विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। आपका फर्स्ट है वोल्ट, सेकंड है ओम, थर्ड है वोल्ट प्रति कूलोम एंड फोर्थ है एम्पियर। तो देखिए, जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन बहुत कम हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता, थर्ड ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित। स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है कि लघु पतन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो परिपथ में जो विद्युत धारा सब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उसका मान बढ़ जाता है कि घट जाता है कि परिवर्तित नहीं होता है
कि परिवर्तित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होती है तो शॉर्ट सर्किट के समय, लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युतीय धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण की ओर, सेकंड ऑप्शन है पूर्व की ओर, थर्ड ऑप्शन है अधोमुखी की ओर, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऊपरी मुखी की ओर। देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। कह रहा है पश्चिम की ओर परिक्षेपित, यानी कि पश्चिम दिशा में कोई परिक्षेपित धनावेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में विक्षेपित किया जाता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या होगी? उत्तर पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी होगी या ऊपरी मुखी होगी? तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी दक्षिण की होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तांबे के तार को एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है आधा, एंड फोर्थ ऑप्शन है चौथाई। ये क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि तांबे की एक तार से बनी हुई एक आयताकार कुंडली है जो घूर्णन यानी कि गोल गोल घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। तो जो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा है वो कितने परिभ्रमण यानी कि कितनी बार घूमने के पश्चात फिर से वो परिवर्तन करेगी? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2 बार, सेकंड ऑप्शन है 1 बार, थर्ड ऑप्शन है आधे बार, एंड फोर्थ ऑप्शन है तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर होगा कि जो कुंडली है जब चौथाई बार घूम जाएगी तब वो अपनी दिशा में परिवर्तन करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि चौथाई बार, ठीक है। चौथाई बार भ्रमण करने के बाद ही जो आपकी आयताकार कुंडली है वो परिवर्तन होगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, फर्स्ट ऑप्शन शून्य होता है, सेकंड ऑप्शन इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, थर्ड ऑप्शन इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन इनके फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? ये सभी बिंदुओं पर समान रहता है। देखिए कह रहा है कि जो कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की ओर विद्युतीय क्षेत्र, कोई आपकी धारावाही परिनालिका है उसका जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, थर्ड है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर कुकर के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन है उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है अवतल दर्पण, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें याद रखिएगा कि जब सौर कुकर की जो प्लेट लगाते हैं उसमें हम अवतल दर्पण की इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। फर्स्ट है मिट्टी को, सेकंड है वृक्षों को, थर्ड है जलों को, एंड फोर्थ है बिजली को। देखिए जो चिपको आंदोलन हुआ था, और चिपको आंदोलन की जो मुख्य कार्यकर्ता थी वो थी सुंदरलाल बहुगुणा। तो वही कह रहा है कि जो चिपको आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि जो चिपको आंदोलन किया गया था वो क्यों किया गया था? तो फ्रेंड्स इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो चिपको आंदोलन है उसमें जो मुख्य दो कार्यकर्ता काफ़ी मेन थी, जो लीडर थी, एक थी आपकी सुंदरलाल बहुगुणा और सेकंड थी आपका चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वो आपका वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, थर्ड ऑप्शन है NaOH, एंड फोर्थ ऑप्शन है NaHCO3, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दीवारों की सफेदी के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरोसाइन BaSO4 प्लस NaCl, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया हुई? आपका फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका Na2SO4 है यानी कि सोडियम सल्फेट है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। फिर उसके बाद जो आपका दाएं पक्ष में जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्लोरीन का विस्थापन हुआ है और यहाँ से सल्फेट का विस्थापन हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे 2 बार विस्थापन की क्रिया हो रही है। तो ये जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विस्थापन की क्रिया हो रही है। तो ये जो समीकरण है वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के कारण ही प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम मोनोऑक्साइड,
सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट एंड फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स, जो आपका बूझा चूना होता है उसी से दीवारों की सफेदी की जाती है, और बूझा चूना का जो फार्मूला होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि COH का होल ट्वाइस होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जो पीएच मान है वो क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को कहा जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा को कहते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 7 से अधिक, थर्ड ऑप्शन है 7 से कम एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक, क्योंकि जो आपके वॉशिंग सोडा होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के, लवणीय प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए इनका मान 7 से अधिक होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकंड ऑप्शन है जस्ता, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा कि जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है लोहा एवं इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जो लोहे और इस्पात को जंग से बचाए रखने के लिए उसके ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकंड ऑप्शन है चांदी, थर्ड ऑप्शन है सोना एंड फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो देखिए, लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए, जंग ना लगने के लिए हम इस जिंक की कलई करते हैं, यानी कि जिंक से कलई करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है किस यौगिक किस रासायनिक यौगिक को किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सेकंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है चूना पत्थर एंड फोर्थ ऑप्शन है कच्चा चूना। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा जिप्सम। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से होने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगे।